नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह आज एमरू क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में ज़रा इसको शेयर करें। इसमें और इससे पहले जो मैंने वीडियो दिए हैं डाले हैं इसमें, तो उनमें आपके एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से क्वेश्चन है और हर एग्ज़ाम के हिसाब से क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में बड़े क्वेश्चंस देते हैं, तो उस हिसाब से मैंने क्वेश्चंस ये बनाए हैं। और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 पॉइंट पर बात करेंगे। पहला तो जो अमेरिकी कांग्रेस में तिब्बत से संबंधित विधेयक पास जो किया गया उसके बारे में बात करेंगे, और दूसरा पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ के पदक के बारे में बात करेंगे, और तीसरा जो पॉइंट है वो है आपके सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट जो आई है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें किस देश ने रेसिप्रोकल एक्सेस टू तिब्बत नामक विधेयक अपनी पार्लियामेंट में पारित किया है? तो राइट आंसर है यूएसए। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए अलग अलग देशों की पार्लियामेंट के अलग अलग नाम हैं। जैसे कि भारत की पार्लियामेंट का नाम संसद है, नेपाल की पार्लियामेंट का नाम राष्ट्रीय पंचायत है, तो ठीक ऐसे ही यूएसए की पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस है। तो यहाँ मैं आपको बताऊं इसमें कि अमेरिकी कांग्रेस में तिब्बत को लेकर ये नया विधेयक जिसका नाम मैंने बताया रेसिप्रोकल एक्सेस टू तिब्बत, ये विधेयक पारित किया गया है। और इस कानून में अमेरिकी राजनयिक अधिकारी, पत्रकार और आम लोगों के बेरोक-टोक तिब्बत जाने का प्रावधान है। यानी कि इस विधेयक के माध्यम से यूएसए ने चीन को ये दिखाया है कि तिब्बत एक स्वतंत्र देश के रूप में है, वो उसकी तिब्बत पर अधिकार को स्वीकार नहीं करता है, ये दिखाने का प्रयास किया है, और इसीलिए इस विधेयक में इस तरह का प्रावधान किया है। परंतु चीन ने अमेरिका के इस कानून का विरोध किया है, और चीन ने कहा है कि तिब्बत उसका आंतरिक मामला है और अमेरिका उसमें हस्तक्षेप ना करे। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि 1959 में यानी कि 1959 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर लिया था। तब बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा और हजारों की संख्या में जो तिब्बती भागकर भारत आए थे, और आज भी वो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे हैं। और विशेष रूप से वो हिमाचल प्रदेश का जो शहर है धर्मशाला, वहाँ पर रहते हैं, और वहाँ पर ही यानी कि धर्मशाला में वो सांकेतिक तौर पर संसद गठित करते हैं, सांकेतिक तौर पर ही सरकार गठित करते हैं, चीन को ये दिखाने के लिए कि भले ही चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया हो, परंतु उसके इस अधिकार को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए वो सांकेतिक तौर पर संसद गठित करते हैं और सरकार बनाते हैं। तो और आपको मालूम होना चाहिए कि तिब्बत में विरोध को शांत करने के लिए चीन सख्त कदम उठाता रहा है, और मानवाधिकार संगठन भी इसको लेकर कई बार सवाल उठाते रहे हैं, परंतु चीन इन सब की परवाह नहीं करता है। तो विद्यार्थियों, इसके बारे में जो मैंने आपको अतिरिक्त जानकारी दी है, तो ये आपको याद रखनी है। एक तो इस विधेयक का नाम आपको याद रखना है, दूसरा अमेरिकी जो पार्लियामेंट है उसका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं आपके इस तरह के क्वेश्चंस। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि इस विधेयक में क्या प्रावधान है, और एक चीज़ आपको याद रखना है, चीन ने तिब्बत पर कब अधिकार किया, और एक हिमाचल प्रदेश का जो शहर है धर्मशाला, उसके बारे में मैंने जो आपको बताया वो याद रखना है आपको। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के किस भगोड़े ने ब्रिटेन से राजनीतिक शरण मांगी है? तो राइट आंसर है विजय माल्या। विद्यार्थियों, आपको मैंने इसके बारे में पिछली वीडियो में भी बताया था। ये शराब कारोबारी है, और इसकी एक विमान कंपनी भी रही है किंगफिशर, जो कि दिवालिया हो गई थी, और ये भारतीय बैंकों का जो पैसा है वो लेकर भाग गया था, यानी कि इसने जो कर्ज ले रखा था वो चुकाया नहीं और ब्रिटेन भाग गया था। और वहाँ पर विजय माल्या ने विजय माल्या को जब भारत सौंपे जाने की कार्रवाई जब शुरू हुई, क्योंकि ब्रिटेन और भारत के बीच प्रत्यार्पण संधि हो रखी है, और जिस किसी भी देश के साथ ये प्रत्यार्पण संधि होती है तो दोनों देशों को
एक दूसरे के अपराधियों को सौंपने का जो संधि में प्रावधान होता है, तो ब्रिटेन के साथ भी भारत की प्रत्यार्पण संधि है। और इसीलिए जब विजय माल्या ने उसे भारत सौंपे जाने के फैसले का विरोध किया और उसने जो है वहाँ पर कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की थी कि उसे जो है भारत को सौंपना गलत है, परंतु ब्रिटिश हाईकोर्ट में उसकी याचिका जो है वो खारिज कर दी गई थी और ये कहा गया था कि उसे यानी कि विजय माल्या को भारत जो है सौंपा जा सकता है। और उस ये फैसले में यानी हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले में एक और बात कही थी कि विजय माल्या हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका दिए जाने का से भी हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया था। और तब ये कहा गया था कि 28 दिन के अंदर विजय माल्या को भारत सौंपा जाएगा, परंतु अब उसने यानी कि विजय माल्या ने एक नया पैंतरा अपनाया है और इसी के तहत उसने जो है भारत प्रत्यार्पित किए जाने से बचने के लिए ब्रिटेन में राजनीतिक क्षण लेने की अर्जी दाखिल की है। वहाँ की जो गृह मंत्री है प्रीति पटेल, उनके पास अर्जी भेजी है कि उसको राजनीतिक क्षण दी जाए। तो ये एक उसका नया पैंतरा है यहाँ प्रत्यार्पण से बचने के लिए। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कितने भारतीय शांति रक्षकों को 29 मई को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर है 5। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि विश्व के अलग अलग भागों में, विशेष रूप से अफ्रीका महाद्वीप में जो है वहाँ पर गृहयुद्ध चल रहे हैं देशों में, जैसे जो है पहले सूडान में जो है चल रहा था, इसी तरह से जो है कांगो गणराज्य में चल रहा था, वहाँ पर गृहयुद्ध अभी भी चल रहे हैं। जो आपके पश्चिमी एशियाई देश हैं सीरिया, लेबनान, यहाँ गृहयुद्ध चल रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ऐसे स्थानों पर शांति स्थापित करने के लिए जो है वो शांति सैनिक अभियान भेजे जाते हैं, तो उसमें विशेष रूप से भूमिका निभाई जाती है भारत के द्वारा। तो इन शांति अभियानों में भारतीय सैनिक भी जो नियुक्त जो है किए जाते हैं और आज भी जो है वो भूमिका निभा रहे हैं। तो यहाँ पर ये शांति रक्षक उस दौरान जो है अपनी जान जो है न्यौछावर कर देते हैं, तो उनको फिर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है अपने पदक से उनको सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ पर भी यही बात है। 2019 से में जिन भारतीय सैनिकों ने यहाँ शांति अभियानों में अपनी भूमिका निभाई और शांति सेवा कार्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, तो उनको इस पदक से सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि पिछले साल जो है 5 भारतीय शांति रक्षकों सहित 83 सैन्य, पुलिस और असैन्य कर्मियों ने जो है अपनी जान गंवाई थी, यानी कि अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इसीलिए अब 29 मई को यानी कि कल 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस प्रतिष्ठित डेग हैमरस्कोल्ड पदक से उन्हें सम्मानित करेंगे, यानी कि ये पदक उनको प्रदान करेंगे। विद्यार्थियों, आपको एक और जो है जानकारी मैं इसमें दूं कि इस पदक का नाम संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव डेग हैमरस्कोल्ड के नाम पर रखा गया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिग्वेली के पद से इस्तीफा देने के बाद महासचिव बने थे 1953 में, और 1953 से 1961 तक इस पद पर रहे और 1961 में उनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और वो स्वीडन के नागरिक थे। तो इन्हीं के नाम पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है इस पदक का नाम रखा है। और विद्यार्थियों, इनको यानी कि हैमरस्कोल्ड को, डेग हैमरस्कोल्ड को बाद में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो आपको इसमें अतिरिक्त जानकारी के तौर पर ध्यान रखना है कि ये पदक किसके नाम पर है, तो आपको ये मैंने बताया। इसके अलावा एक और ध्यान रखना है आपको कि डेग हैमरस्कोल्ड को शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और एक आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है कि जिस संयुक्त राष्ट्र महासचिव की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई, तो वो
ये भी आपको याद रखना है, हेमर-स्कोल्ड। और एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया जो है डेग हेमर-स्कोल्ड के नाम पर पदक का नाम जो है, ये भी आपको याद रखना है। पदक का नाम मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, डेग हेमर-स्कोल्ड पदक। और संख्या भारत की जो है जो शांति रक्षक हैं उनकी संख्या तो खैर इस क्वेश्चन में मैंने बता दी 5, परंतु इन 5 भारतीयों सहित कुल 83 जो है वो लोगों को यानी कि शांति रक्षकों को ये पदक प्रदान किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है इस मैट्रिक जानकारी के तौर पर। क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें किसे भारतीय ओलंपिक संघ की समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है आदिल सुमरीवाला। विद्यार्थियों, ये आदिल सुमरीवाला भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और इन्हें ही भारतीय ओलंपिक संघ की उस समिति का चेयरमैन बनाया गया है जो 2020-21 में वार्षिक अनुदान और संबद्ध सदस्यों की सदस्यता फीस के मामलों पर नजर रखेगी। तो इस समिति का इनको अध्यक्ष बनाया गया है। तो आपको अतिरिक्त जानकारी के तौर पर याद रखना है कि ये जो है वर्तमान में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें रगाला वेंकट राहुल किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है भारोत्तोलन। और विद्यार्थियों, इनका नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए खेल मंत्रालय को भेजा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहां लिया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप। इसमें किस कंपनी ने घर से काम करने वाले अपने कर्मचारियों को अलाउंस के रूप में $1000 या इसके बराबर उनके देश की मुद्रा देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है गूगल। विद्यार्थियों, आपको मालूम है इस बारे में कि कोरोना महामारी के कारण ज़्यादातर कंपनियों के जो कर्मचारी हैं वो घर पर रहकर ही कार्य करते हैं। तो यहाँ पर भी गूगल के कर्मचारी भी जो है वो घर पर रहकर ही कार्य कर रहे हैं। तो उनको यानी कि इनके कर्मचारियों को घर पर काम करने के लिए जो है फर्नीचर और अन्य चीज़ों की जो है आवश्यकता है, और इसीलिए कंपनी ने ये घोषणा की है कि उनको $1000 या इसके बराबर की उनके देश की मुद्रा में उनको जो है वेतन में ये अतिरिक्त जो है दिया जाएगा। और क्योंकि 2020 में तो लगभग सभी कंपनियों को जो है अपने घर पर, सभी कंपनियों के कर्मचारियों को अपने घर पर रहकर ही काम करना होगा, तो गूगल के कर्मचारियों को भी इस तरह से घर पर रहकर ही काम करना होगा, इसलिए जो है अतिरिक्त तौर पर वेतन में ये राशि उनको दी जाएगी। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें SBI की रिसर्च रिपोर्ट में पहली तिमाही में देश की GDP को कितना नुकसान होने का अनुमान व्यक्त किया है? तो राइट आंसर है 40%। और यहां पर आप अगला क्वेश्चन देखिए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार 25 मार्च से शुरू लॉकडाउन के कारण देश के कितने लोगों को नौकरी गंवानी पड़ी है? तो राइट आंसर है 12 करोड़ 20 लाख। और विद्यार्थियों, मैं आपको इसके बारे में बताऊं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में रोजगार दर मई में 2% बढ़कर 29% हो गई है, और इससे पहले अप्रैल में रोजगार दर 27% थी, यानी कि यह 2% रोजगार दर और बढ़ी है मई में बजाय अप्रैल के। और इसमें रिपोर्ट में एक और जो बात कही गई है वो ये कि अप्रैल में जो 12 करोड़ जो है 20 लाख लोगों को नौकरी जो है गंवानी पड़ी थी, तो मई में ये जो घटकर 10 करोड़ 20 लाख रह गया है ये आंकड़ा, यानी कि 2 करोड़ लोग काम पर लौट आए हैं। तो आपको ये अतिरिक्त जानकारी के तौर पर दोनों क्वेश्चन ही याद रखने हैं आपको। एक तो कि मई में जो है रोजगार दर 2% बढ़ी है और ये बढ़कर 29% हो गई है, अप्रैल में रोजगार दर 27% थी, ये याद रखना है। और एक ये क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि 2 करोड़ लोग अब जो है रोजगार पर लौट आए हैं, इसलिए ये नौकरी गंवाने वालों की जो संख्या है वो 10 करोड़ 20 लाख रह गई है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। किस अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने मधुमेह
रोगियों के लिए इंजेक्शन देने के लिए सिल्क वॉर्म से योग्य सिल्क फाइब्रोइन हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु। और विद्यार्थियों, ये जो इंजेक्शन इन्होंने जो बनाया है, तो ये इंजेक्शन इंसुलिन के प्रभाव को इस तरह नियंत्रित और वितरित करता है कि बार बार इंसुलिन लेने से उनको छुटकारा मिल जाएगा। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। किस देश के राष्ट्रपति ने भारत व चीन के सीमा विवाद मामले में मध्यस्थता करने की पेशकश की है? तो राइट आंसर है यूएसए। क्योंकि विद्यार्थियों, आपको मालूम है वर्तमान में चीन और भारत के बीच सीमा पर तनाव चल रहा है। चीन जो है अपनी जो है एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए इस तरह से वो सीमा विवाद खड़ा करता रहता है। पहले जो है सिक्किम पर किया था, फिर पेंगोंग झील में किया था, और अभी जो है गालवन घाटी क्षेत्र में उसने अपनी सेना का जमावड़ा किया है। इसलिए दोनों देशों के बीच यानी भारत चीन के बीच जो सीमा विवाद बढ़ गया है, तो इसीलिए यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ये दोनों देश चाहें तो वो जो है सीमा विवाद में मध्यस्थता कर सकते हैं, परंतु भारत ने कह दिया है कि इसमें मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। और इसमें जो आपके अन्य जो देशों के नाम दे रखे हैं, तो इसमें आपको याद रखना है इनके राष्ट्रपतियों के नाम भी। यूएसए का तो आपको मालूम है ही, रूस के राष्ट्रपति का नाम आपको याद रखना है व्लादिमीर पुतिन है, और फ्रांस की जो राष्ट्रपति है उनका नाम है इमैनुअल मैक्रो, और ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जायर बोल्सोनारो। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें प्रवर्तन निदेशालय ने बहुराष्ट्रीय कंपनी जेपी मॉर्गन की कितनी संपत्ति जब्त की है? तो राइट आंसर है 187 करोड़ रुपया। और क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जेपी मॉर्गन की 127 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। विद्यार्थियों, ये जो कंपनी है जेपी मॉर्गन, इसने आम्रपाली समूह में निवेश किया हुआ है, और आम्रपाली जो समूह है वो लोगों को फ्लैट्स जो है बनाकर प्रदान करने वाली कंपनी रही है। और क्योंकि उस कंपनी ने यानी आम्रपाली ने लोगों से पैसा तो ले लिया परंतु उनको घर बनाकर नहीं दिए, और इसीलिए आम्रपाली समूह की संपत्ति को जब्त कर लिया गया था। और अब क्योंकि उसमें इसका भी निवेश है, इसलिए इसकी ये संपत्ति जब्त की गई है, ताकि लोगों को जो है घर बनवाकर उनको दिया जा सके। ये संपत्ति इसलिए जब्त की इसकी। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें किस देश की सरकार ने घोषणा की है कि वह उसके आने वाले पर्यटक के कोरोना संक्रमित हो जाने पर उसके इलाज व रहने खाने पीने का सारा खर्च वहन करेगी? तो राइट आंसर है साइप्रस। विद्यार्थियों, साइप्रस में पर्यटन उद्योग बहुत ज़्यादा है डेवलप, इसीलिए वहाँ की सरकार की इनकम का एक बड़ा जो है सोर्स है ये पर्यटन उद्योग। तो इसमें इसलिए पर्यटन को वापस जो है पटरी पर लाने के लिए वहाँ की सरकार ने ये घोषणा की है। परंतु इसमें एक खास बात जो मैं बताऊं कि इसमें ये जो कहा गया है कि अगर कोरोना से संक्रमित हो जाता है कोई पर्यटक, तो उसका इलाज, उसके रहने खाने पीने का सारा खर्चा सरकार देगी। परंतु सरकार ने ये कहा है कि उस पर्यटक के अपने देश वापस लौटने का विमान किराया उस पर्यटक को स्वयं ही जो है वहन करना पड़ेगा। तो ये अतिरिक्त जानकारी भी आपको याद रखनी है। विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।